बहुत नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण का मतदान है, जिनमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहां पर आज 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं पार्टियों ने पहले चरण के अब जो है वोट और मतदान के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब गेंद जनता के पाले में है। पहले चरण की सीटों में ऐसी हॉट सीटें भी हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि पहले चरण में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और इन लोकसभा चुनाव पर जहां सत्ता और विपक्ष की सांसें थमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की भी नजर है, क्योंकि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने साथी दलों के साथ इंडिया का गठन किया है, जो बीजेपी के 400 पार के नारे को हवाई साबित करने में जुटा है। सभी पार्टियां इसके लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भी मुकाबला है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस लिहाज से भी अहम हो जाता है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहां से क्लीन स्वीप किया था, यानी बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी अपने पिछले स्कोर को बरकरार रखते हुए इस बार केंद्र में भी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगा हुआ है। पहले चरण के चुनाव के वोटिंग प्रतिशत से ही अंदाजा लग जाएगा कि जनता चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कई जगहों पर 21 राज्यों में आज मतदान होने हैं। 102 सीटों पर मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे कई एक राज्य हैं जिनमें आज चुनाव होने हैं। 7 बजे से ही मतदान जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव मैदान में इस बार 1625 प्रत्याशियों ने भाग लिया है और पहले चरण में 1625 प्रत्याशियों के जो है भाग्यों का फैसला होगा। वोटिंग के चलते सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। पहले चरण में राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, असम और महाराष्ट्र में 5, मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर तथा छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान होना है। इसके साथ ही तमिलनाडु, मेघालय की 2, उत्तराखंड 5, अरुणाचल प्रदेश में 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट, सिक्किम और लक्षद्वीप की 1-1 सीटों पर आज मतदान होगा। इसी साथ आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में राजनीतिक लिहाज से कई चर्चित सीटें भी हैं। इनमें नागपुर, छिंदवाड़ा, पीलीभीत, कोयंबटूर व चेन्नई सेंट्रल जैसी आदि प्रमुख सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फर सीट पर भी आज वोट डाले जाएंगे। ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पहले चरण की हॉट सीटें। मुजफ्फरनगर, जहां पर सपा से संजीव बलियान, बीजेपी से माफ कीजिएगा, संजीव बलियान मैदान में है। पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी हॉट सीट मानी जाती है, तो जितिन प्रसाद बीजेपी से उतरे हैं। तो वहीं बसपा से अनिल अहमद चुनावी मैदान में है। दगीना की बात करें, उत्तर प्रदेश की ये भी हॉट सीटों में से गिनी जाती है। ओम कुमार बीजेपी से मैदान में है, मनोज कुमार सपा से हैं। 3 प्रमुख पार्टियां इस पर आमने सामने हैं, बीजेपी, सपा और बसपा। रामपुर की बात करें तो यहां पर घनश्याम सिंह बीजेपी से कैंडिडेट उतरे हैं। उत्तराखंड की हरिद्वार जो है हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह और कांग्रेस से वीरेंद्र रावत जो है मैदान में आमने सामने इस बार उतरे हैं। नैनीताल की अगर बात करें तो अजय भट्ट बीजेपी से और प्रकाश जोशी कांग्रेस से इस बार जो है मैदान में आमने सामने उतरे हैं। इंडी और एनडीए गठबंधन जो है आमने सामने इस बार उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा जो है ये भी हॉट सीटों में से गिनी जाती है। अजय टम्टा यहाँ पर बीजेपी से हैं, प्रदीप टम्टा कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने टक्कर देखी जा रही है उत्तराखंड में। माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से हैं, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से। तो वहीं जोत सिंह गुनसोला जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस बार। गढ़वाल की अगर बात करें तो यहां पर अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार मैदान में आमने सामने हैं।
आपको बता दें कि 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान पहुंचने शुरू हो गए हैं। नागपुर महाराष्ट्र का एक हॉट सीट है जहां से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बीजेपी के मैदान में है, तो विकास ठाकरे जो है कांग्रेस के मैदान में इस बार सामने उतरे हैं। उधमपुर जम्मू कश्मीर की हॉट सीट मानी जाती है, जितेंद्र सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वहीं चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से इस बार मैदान में उतरे हैं। बीकानेर राजस्थान की हॉट सीट मानी जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री हैं और गोविंद राम मेघवाल जो हैं कांग्रेस से उतरे हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं। चूरू की बात करें, चूरू राजस्थान का हॉट सीट है। देवेंद्र झाझरिया बीजेपी से मैदान में है। राहुल कारवा जो हैं कांग्रेस से मैदान में उतरे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं और नवाम चुकी जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार मैदान में है। त्रिपुरा पश्चिम, त्रिपुरा की हॉट सीट जहां से विप्लव कुमार देव बीजेपी से प्रत्याशी हैं। आशीष कुमार साहा जो हैं कांग्रेस से इस बार मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं पहले चरण में आज, और कई जगहों पर 7 बजे जो है मतदान शुरू हो चुके हैं। कई हॉट सीटें इन 8 सीटों में शामिल हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं जहां पर इस बार पहले चरण में मतदान होने हैं। कई हॉट सीटें जो हैं शामिल हैं इसमें। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर चुनाव होने हैं, बक्सर में चुनाव होने हैं। तो चलिए आज सभी अपडेट आपको देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ग्राउंड पर रिपोर्ट है मौजूद हैं, और उसी के चलते हमारे साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी जुड़ गए हैं और तमाम आपको अपडेट्स देंगे। ग्राउंड से पल पल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अमित, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? वोटिंग जो है 7 बजे से शुरू हो गई है, क्या मतदाता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं? कोई बड़ा चेहरा जो है हल्द्वानी में पहुंचा है वोटिंग बूथ पर? बिल्कुल बात की जाए तो आज क्योंकि पहले यहाँ पर पहले चरण में उत्तराखंड में यहाँ पर सही 5 लोकसभा सीट पर यहाँ मतदान होना है और उसको लेकर के तैयारियां लंबे समय से की जाती है। आज क्योंकि निर्णायक दिन है और जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज जो मतदाता है वो अपने मतदाता के रूप यहाँ मतदान के रूप में कर देंगे। तो अभी की बात की जाए तो सुबह का दौर है और जो यहाँ पर मतदान प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैं भी मौजूद हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में और यहाँ क्योंकि ये नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आता है और कुल मिला के बात की जाए तो करीब 1080 नैनीताल जिले के अंदर जो बूथ संख्या है वहां पर लगातार लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, इसलिए भी अपने मत का प्रयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बार का जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। लोगों का जो जागरूकता ज्यादा है और अपने पसंदीदा यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके यहाँ पर जो राजनेता है उनको कहीं ना कहीं चुनने की प्रक्रिया वो करने जा रहे हैं। और अभी क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लाइन लगना शुरू हो चुकी है। सुबह का वक्त है और अभी इसके बाद लगातार कही गई थी कि हम इमरजेंसी के लिए भी तैयार हैं, एम्बुलेंस की भी तैयारी की गई है और तमाम सुविधाएं जो है वोटर्स के लिए इस बार अवेलेबल होगी। और तो ये क्या पोलिंग बूथ और पोलिंग पार्टियां जो है कितने तैयार दिख रही हैं? क्या तमाम सुविधाएं नजर आ रही हैं अगर बात करें पोलिंग बूथ पर? तो देखिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियां थी वो पूरी चाक चौबंद यहाँ पर थी और कल यहाँ पर नैनीताल जिले की जिलाधिकारी है वंदना सिंह, उनके द्वारा भी यहाँ पर पूरा प्रारूप रखा गया कि आज के दिन यहाँ पर किस प्रकार से होनी है चीजें। और यहाँ पर बात की जाए जो बुजुर्ग मतदाता है, जो वरिष्ठ मतदाता है, उनके लिए लगातार यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है। और किसी की अगर यहाँ पर कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसके लिए भी यहाँ पर टीमें गठित की गई है। 3300 अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले के अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और लगातार यहाँ पर वोटरों को दिक्कतें ना हो और उनको लाने, अगर कोई ऐसा मतदाता है जिसको यहाँ पर पहुंचने में दिक्कत हुई तो उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। तो एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है और मकसद ये है कि वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए लोगों के अंदर, क्योंकि जागरूकता अभियान यहाँ पर किया गया था वोटों के प्रति, तो उसका भी खास असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों की जो लाइनें हैं अब यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। अगर बात की जाए किसी भी असामाजिक तत्व इलीगल एक्टिविटी अगर होती है तो उसके लेकर ईसी जो है कितने तैयार नजर आ रही है वहां पर? देखिए क्योंकि यहाँ पर जो संवेदनशील एरिया है उनको भी चिन्हित कर दिया गया है। करीब हल्द्वानी की अगर बात करें, क्योंकि हल्द्वानी मौजूद हूँ, यहाँ का आंकड़ा आपको बता दूं करीब 50 के लगभग यहाँ पर संवेदनशील एरिया है। तो वहाँ पर
अतिरिक्त सुरक्षा यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और अगर कोई अराजक तत्व यहाँ पर कोई भी हरकत करते हुए दिखाई दे तो तत्काल उस पर एक्शन किया जाएगा। यहाँ जो वोटर जो मतदाता केंद्र है वहां पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया। इवन हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो हमारी पूरी यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर देख रेख की गई पुलिस वालों की तरफ से, और किस प्रकार से कौन सी मीडिया कर्मी है उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद ही हमको अंदर आने दिया। तो साफ तौर से यहाँ पर बात की जाए तो वो मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है और लगातार यहाँ पर कोई अराजक तत्व कोई यहाँ पर कार्रवाई ना करे, किसी प्रकार की कोई हरकत न करे, उसको लेकर के भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए। अगर वोटर्स की बात करें अमित, तो वोटर्स क्या पहुंच रहे हैं? वोटर्स के लिए जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाया गया था, तो अगर बात करें धरातल की, तो धरातल पर क्या वो साफ दिखाई दे रहा है? देखिए क्योंकि शुरुआती चरण है और अभी 8 बजे का समय हुआ है, तो क्योंकि 7 बजे से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में लगातार लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं और क्योंकि इसका असर इससे भी देखा जाता है क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया था। वोट डालने को लेकर के वोटरों को जागरूक किया गया था। और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो जो वोटिंग परसेंटेज है सुबह 11 बजे तक यहाँ पर लगातार तेज हो सकता है। हालांकि दिन में ये वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा क्योंकि धूप ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे शाम होती रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर वोटर जो है वो लगातार आएंगे। इसके लगातार अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो हल्द्वानी के अंदर तमाम मतदान केंद्र हैं वहां पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बुजुर्ग के साथ यहाँ पर महिला भी लगातार दिखाई दे रही है और जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टी की प्रत्याशियों की, तो क्या कोई पहुंचा है पोलिंग बूथ पर अभी तक? देखिए बात की जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट पे यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, खासकर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश भट्ट, वो प्रकाश जोशी, माफी चाहूंगा प्रकाश जोशी है, तो वो अपने मतदान का प्रयोग करने या दूसरी जगह पे लगातार पहुंच रहे हैं। उनका यहाँ पर मतदान गेहुआ जगह में उनका जो मतदान स्थल है वहां पर वो पहुंच करके उन्होंने मतदान कर भी दिया है। और साथ ही हल्द्वानी के विधायक यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और उसके अलावा बात करें तो बीजेपी के यहाँ पर जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो अपने अपने मत का प्रयोग करने लगातार पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। चलिए आपके पास मैं लौटूंगी अमित, और जो वहां पर मौजूद हैं वोटर्स मतदान उनकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे। उससे पहले हमारे साथ नवादा से रंजीत कुमार संवाददाता जुड़ गए हैं, उनके पास मैं आऊंगी। नवादा जो है हॉट सीटों में से है बिहार के। रंजीत, तो यहाँ पर कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या वोटर्स पहुंचने शुरू हो गए हैं? 7 बजे से वहां पर वोटिंग और मतदान जो है शुरू हो गई है। हमारी आवाज पहुंच रही है रंजीत आप तक? जी पहुंच रही है। जी, आप नवादा में मौजूद हैं, हॉट सीटों में से है बिहार की, काफी चर्चित सीट है। यहाँ पर जो है सबसे पहले बताइए कि मतदान पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रत्याशी राजद का प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने अपना वोट मतदान दिए हैं और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान चल रही है। नवादा की अगर बात करें रंजीत, तो यहाँ पर जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं अक्सर, तो क्या लग रहा है इस बार भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा? मैं यहाँ कोई जाति नहीं है, बस यही है नवादा का बेटा हो, बाहरी का नहीं हो, इसका वोटिंग हो रहा है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर, आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा हैं, और अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी तो यहाँ पर विनोद यादव जो है वो और गुंजन सिंह भी जो हैं पॉपुलर सिंगर हैं। इनकी जो लोकप्रियता है कैसे देखी जा रही है मतदानों में? इस बार किस पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा है? रंजित में अमित आपके पास लौटेंगे। हल्द्वानी में जैसे कि आप बता रहे थे, प्रकाश जोशी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं नैनीताल से, और अभी तक फिलहाल जो है वो नहीं पहुंचे हैं। अगर कोई वोटर आपको वहां पर मिलता है, किसी से बात कर पाते हैं तो बात करिए और उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। उनको यहाँ पर डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वोटरों के पास पहुंचने की और बात करने की। आज आप लोग क्या पहुंचे हैं, क्या लगता है किस प्रकार से यहाँ पर सरकार कोई भी आए जी जो है शहर का विकास होनी चाहिए,
देश का पूरा विकास हो, जो गरीब लोग हैं सहायता हो। ठीक है, मैं यही चाहते हैं सरकार। आप बताइए सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने आए हैं, किस प्रकार से, क्योंकि एक आपका वोट बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्या कहेंगे? तो हमारा कोई नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आए या हम जितने भी जो है बेरोजगार लोग हैं उनके लिए जो है सरकार से उतना कुछ जो करे जी। और हम जो भी गवर्नमेंट बने हम उनसे जो है यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारा कुछ हेल्प हो। देखिए, सरकार से उम्मीदें हैं और यही है कि सरकार वो आए जो लोगों का ध्यान रखे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर के लोगों का डर। एक व्यक्ति और ऐसा जानना चाहेंगे, इस बार वोट डालने आप आए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता देने वाले हैं और किस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं? हम मत का प्रयोग इसलिए करेंगे जो विकास करे हमारे और महंगाई कम करे और बेरोजगारी को हटाया जाए। और किस प्रकार से, क्योंकि तमाम प्रत्याशी मैदान पे हैं, किस प्रकार से देखते हैं किस सोच को लेकर के, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर विकास की बातें कर रहे हैं। वही है सर हमारा, वही दूसरा कुछ नहीं कर। एक युवा वोटर भी है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोनू जी, ये बताइए, अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं और क्या चाहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर प्रत्याशी हो, किस प्रकार का हो? हमारे यहाँ सर कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी काम करे जो कि अपने कार्य पे खरा हो। अच्छा, जो भी काम करे अच्छा काम करे। कैसा एक बुजुर्ग मतदाता मेरे साथ है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा अंकल। ये बताइए, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मत का प्रयोग करने आए आप। लेकिन कुछ लोग यहाँ बोलने से ही बच रहे हैं और लेकिन एक व्यक्ति और है। सर, बात कर सकता हूँ आपसे? ये बताइए, आज अपने मत का प्रयोग करने आप लोग पहुंचे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं आपके साथ? कोई नहीं, जो सरकार है दोबारा से मोदी सरकार ही हम चाहते हैं बहुत अच्छा काम करें। अच्छा, हमें सरकार पसंद है, इसी को ही बोल। आप बताइए काम करें। हाँ बताइए सर, हम पहले भी कह चुके हैं कि हाँ सर ठीक है, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि आज देश को आगे बढ़ा सके और देश को मजबूत कर सके। पाकिस्तान की तरह देश को दर दर का भिखारी नहीं बना सका, हमें ऐसी सरकार चाहिए, बस हो गया। अच्छा, और महंगाई के और जो कई मुद्दे हैं? महंगा ऐसे कि अगर इधर उधर पैसा खर्चा होगा तो महंगा तो पड़ेगी। भाई अपने घर पेड़ लगे नहीं, अपने घर से कोई देगा नहीं, किसी घर से आएगा नहीं। तो अगर बड़े बड़े प्लान लग रहे हैं, अब ये आप ये देखिए यार, सिद्धार्थगंज में जो है कि यहाँ पे आपके ये बनना है, ये सिटी कनेक्टर प्लांट बनना है और 60,000 करोड़ रुपए का लागत से बनना है। तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? अगर पैसा अगर किसी चीज में लग रहा है तो उसमें महंगाई हर चीज में बढ़ रही, तो उसमें इंसान परेशान नहीं होनी चाहिए। कैसे कहें तक भाई, कमाते रहे इंसान, कमाने जब उसको तब कमा रहा है उसमें तो नहीं कह रहा है कि हमें ज्यादा मिल रहा है। भाई सही है, हाँ अगर 1 रुपये का भारत से सर्वो पड़ जा रहा है तो उसमें उसको ये हो जा रहा है कि हाँ ठीक है महंगा पड़ रही है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर देश अगर आगे बढ़ रहा है, देश का अनुसार अगर देश को आगे बढ़ाने में इतना सहायक हो रहा है, भाई उसमें पैसे भी खर्चा हो, सब कुछ होगा। हमारे मिलिट्री बेस इतने तगड़े हो रही है, हर जगह एयरपोर्ट खुल रहे हैं, कहाँ से आएगा पैसा? इतने अच्छी रेल सुविधाएं हो रही है, ठीक है ना। अब ये बताइए, आपके पैसा आएगा तो फिर हम विदेश से भीख तो मांग कर नहीं सकते हैं। अपने ही देश का पैसा लगा कर हम अपने ही देश का भला कर रहे हैं। उसमें 1 रुपये का जोड़कर बाहर अगर जनता को पड़ रहा है तो जनता ने ये नहीं समझना चाहिए कि बाहर 1 रुपये भारत हमारे सर पर पड़ा, क्योंकि वो भी कमाई रही है। तो इससे जो है कि हमारे देश को मजबूत रखने वाली सरकार हमें चाहिए, जो कि यहाँ पे दूसरे देश का हाथ पे डालना पड़े कि आप हमारे देश में कंगाली जा गई। तो देखिए, ये है अपना लोगों का नजरिया है और किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिला वोटर्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक युवा है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए, आज वोट का पहली बार वोट डालने आई है, क्या सोच लेके आई है? क्योंकि पहली बार वोट डालना है, बहुत अहम है आप लोगों का वोट। आ जाएंगे, बोलिए करवाइए। अच्छा, और युवा है आप, रोजगार की भी कहीं ना कहीं बातें आपके मन में होती होंगी, क्या और क्या मुद्दे हैं? तो सोच के आई होंगी। रोजगार हमारे रोजगार देखिए, पहली बार बात का प्रयोग करने सर इसलिए बोलने से बच रही है। एक महिला और है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप वोट डालने आई हैं, गृहिणी है, बहुत मजबूती है गृहिणियों की देश में। वोट डालने आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वोट है, क्या कहेंगी, किस प्रकार से देखती है? हाँ जी, महंगाई कम होनी चाहिए जी, और रोजगार चाहिए बच्चों के लिए, रोजगार नहीं है बच्चों को, रोजगार चाहिए, इसलिए हम आएंगे वोट देने और हम हमेशा देते रहते हैं। आप बताइए मैम,
क्या है, क्या सोच लेके आए हैं। में तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इस बार मोदी का जो मैजिक फैक्टर है वो भी नजर आ रहा है लोगों में। आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए। बिहार नवादा से हमारे साथ रंजीत कुमार बने हुए हैं। रंजीत, आपके पास मैं आऊंगी। नवादा की अगर बात करें तो ये काफी अहम सीट जो है मानी जाती है। यहाँ पर तमाम बड़े चेहरों ने दौरा किया है। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचे, तो वहीं एनडीए के तबके से भी मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो सभी लोग यहाँ पर दौरा करने पहुंचे थे। तो ये काफी अहम सीट मानी जाती है। और अगर बात करें जनता की, तो इन दौरों के जो भी असर है जनता पर दिखाई दे रहे हैं। क्या जनता के रुझान जो है किस पार्टी की तरफ इस बार है, या फिर कैंडिडेट को जो है इस बार पसंद करके चुनावी मैदान में जनता वोट डालेगी? प्रधानमंत्री लेकर के उनका पल्ला थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। राजद की ओर ज्यादा की ओर प्रतिवाद देख रहे हैं जनता लोग। उधर झुकना पड़ रहा है। यादव की ओर पलड़ा भारी दिखने का कोई अहम कारण है? कारण है यही कि मतलब ये शहर का मतलब नगर का बेटा हो, बाहरी नहीं हो, इस यही मुद्दा है। कोई जाति विशेष पर नहीं यहाँ लड़ा जा रहा है। यहाँ लड़ा जा रहा है कि घर का बेटा हो, बाहर का बेटा नहीं हो। इससे श्रवण कुशवाहा और हो रहे हैं पूजा। अच्छा, तो यादव के नाम पर वोट इस बार जो है तेजस्वी यादव के इंडी के गठबंधन में जो है उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, जी बोलिए। सब में बटा हुआ यादव लोग, यादव किसी एक से समझने जा रहे हैं। सब में बटा हुआ है। अच्छा, विनोद यादव की अगर बात करें, ये भी यादव हैं, आरजेडी से भागवत करके ये निर्दलीय पार्टी से अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा तो मतलब यादव काटेंगे वोट, तो मतलब ये राष्ट्रीय जनता दल का मतलब दिखाई देंगे। और विवेक ठाकुर को जो है सो मतलब झुकना पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, उनके नाम पर इंडी अलायंस में वोट जा सकते हैं, पर इंडी अलायंस से जो है श्रवण कुशवाहा जो है इस बार मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ यादव की अगर बात करें, विनोद यादव, जो आप यादव वोटकरण की समीकरण की बात कर रहे हैं, विनोद यादव है, तो क्या लगता है कि किस यादव के पक्ष में इस बार वोट जाते दिखाई दे रहे हैं? विनोद यादव की तरफ मतलब वोट पक्ष में दे रहे हैं, और कुछ यादव जो है श्रवण कुशवाहा में भी जा रहे हैं राजद के लेकर के तेजस्वी। अच्छा, भोजपुरी फेमस सिंगर है गुंजन सिंह, ये भी निर्दलीय से मैदान में उतरी है। ये भी उतरे हुए हैं, मतलब ये उम्मीदवारों पर चले हुए हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। तो इससे मतलब विवेक ठाकुर को थोड़ा मूर्छित देखा जा रहा है। ठीक है। कौन सा कैंडिडेट जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? रंजीत, जनता की बात करें, नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग में अभी राजद के प्रत्याशी श्रवण कुमार जो है स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ठीक है, विवेक ठाकुर की बात करें बीजेपी से, इनके लिए भी नवादा में काफी जो है प्रचार किए गए। प्रधानमंत्री की बात करें और अगर गृह मंत्री की बात करें, सभी जो है नवादा में पहुंचकर वोट की अपील जनता से कर रहे थे। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी के भी खेमे में, एनडीए के खेमे में वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मोदी के नाम पर मोदी मैजिक चल रहा है नवादा में, कि या फिर मोदी मैजिक फेल होते दिखाई दे रहा है? एनडीए का जो वोटिंग है वो गुप्त है, पर ज्यादा उत्तेजना नहीं दिखाई दे रहा है। राजद का जो है सब लंटन में दिया जा रहा है, और इसका एनडीए का गुप्त मतलब वोटिंग किया जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का नारा लग करके नारा नहीं लगा, मतलब बोल रहा है कि कमल छाप पर ही किया जाएगा। ठीक है। आप कह रहे हैं इस बार जो है श्रवण कुशवाहा के पक्ष में वोट जाता दिखाई दे रहा है आरजेडी में तेजस्वी यादव के नाम पर। चलिए ठीक है, निर्दलीय से भी विनोद यादव और गुंजन सिंह जो है वोट काटते नजर आ रहे हैं। जनता की अगर बात करें तो ऐसे कौन से हैं मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट पड़ने हैं? मुद्दा है ये विकास, नवादा का विकास चाहिए। जितने भी बाहरी आए हैं जीते चले गए और विकास नहीं किए। अब जो है नारा है यही जनता का, ये घर का बेटा हो, घर का ही सांसद हो, बाहरी नहीं हो। विकास का मुद्दा पर वोटिंग किया जा रहा है।
शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमें और अपडेट तमाम जो है नवादा से दी। आपके जो भी अपडेट्स है उसके हिसाब से आरजेडी की तरफ जो है, आरजेडी के खेमे में, इंडिया अलायंस के खेमे में जो है वोट जाते दिखाई दे रहा है। नवादा से हमारे संवाददाता रंजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें तमाम अपडेट दी। बीजेपी से यहाँ पे विवेक ठाकुर मैदान में उतरे हुए हैं एनडीए अलायंस में, और आरजेडी से श्रवण कुशवाहा जो है इंडी अलायंस में यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय विनोद यादव निर्दलीय से उतरे हैं, गुंजन सिंह यहाँ पर उतरी हैं निर्दलीय से। ये जो है अहम सीट मानी जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको सीटें दिखा रहे हैं, हॉट सीटें जहां पर आज मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत हॉट सीट है, जहां से जितिन प्रसाद बीजेपी, भगवंत सरन गंगवार सपा और अनीस अहमद जो है बीएसपी से बहुजन समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे हैं। तो वहीं अगर बात करें नगीना की, तो यहां पर ओम कुमार बीजेपी, मनोज कुमार सपा, चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी से मैदान में उतरे हैं। रामपुर भी हॉट सीटों में से एक है उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी से, मौलाना नदवी जो है सपा से और जिशान जो है भी उतरे हैं मैदान में। हरिद्वार उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर होने हैं चुनाव। त्रिवेंद्र सिंह जो हैं इस बार बीजेपी से उतरे हैं और काफी अहम सीट मानी जाती है। अजय भट्ट जो है बीजेपी से नैनीताल में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, प्रत्याशी उतरे हैं, और प्रकाश जोशी कांग्रेस से मैदान में उतरे हैं। दोनों आमने सामने इस बार चुनावी मैदान में है। अल्मोड़ा एक और हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड की, जहां से अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा जो है कांग्रेस से, अजय टम्टा बीजेपी से मैदान में उतरे हैं। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हम आपको दिखा रहे हैं, माला राज्य लक्ष्मी बीजेपी से, ज्योत सिंह कांग्रेस से आमने सामने हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव नायक देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी और अपडेट लेंगे हम। अभिनव, बात की जाए तो उत्तराखंड की, आज जो है 5 सीटों पर होने हैं चुनाव और कई हॉट सीटों पर भी चुनाव होने हैं, और 7 बजे से चुनाव जो है, मतदान जो है वो शुरू भी हो चुके हैं, मतदाता पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, उत्तराखंड में मोदी मैजिक इस बार दिखाई देगा या फिर जो है विपक्षी इंडिया अलायंस जो है इस बार वोट साध लेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और लोगों में उत्साह भी है अपने मतदान को लेकर। अगर बात करें 5 लोकसभा सीट की, तो जो 5 सीट पर उम्मीदवार हैं उन्होंने भी जो है पूरी तैयारियां इस चुनाव को लेकर की हैं, और जो युवा मतदाता इस बार हैं उत्तराखंड में, उनमें भी खासा क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह भी पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के जो स्टार प्रचारक उत्तराखंड में पिछले दिनों जो आए थे, उससे साफ तौर पर लगता है कि इस बार जो है बीजेपी का पलड़ा 5 लोकसभा सीट पर भारी है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अभिनव, हमारे साथ अमित मेहरा वरिष्ठ पत्रकार भी फोनों पर जुड़ गए हैं, आपके पास मैं आऊंगी। आपका बहुत स्वागत है अमित जी। और देखिए, आज जो है लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो गई है, मतदान शुरू हो गए हैं किस राज्यों में, 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। तो बात की जाए, सभी पार्टियों ने अपना दमखम भी इस बार दिखा दिया है। राहुल गांधी की बात करें तो वो यात्रा पर निकले थे, वहीं बीजेपी जो है मोदी मैजिक इस बार जो है फैक्टर जो है लग सकता है कि लोगों के बीच काम आ सकता है। जनता की क्या जो अहम मुद्दे हैं और जनता के रुझान रुख इस बार किसकी तरफ दिखाई दे रहे हैं? अमित जी से हमारा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है, हम फिर से कनेक्ट करने की उनको कोशिश करेंगे। चलिए आपको बता दें कि आज जो है मतदान पहले चरण में होना है। 21 राज्यों में मतदान हो रहे हैं, काफी हॉट सीटें इन राज्यों में शामिल हैं जिनमें आज पहले चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान होना है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए फिर से हल्द्वानी से अमित आपके पास हम आएंगे। हल्द्वानी में आप वोटर्स जो है उनसे बात कर रहे थे, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, कई मोदी मैजिक जो है उन पर काम आते दिखाई दे रहा है। मोदी गारंटी जो है लोगों के बीच तक पहुंची है, क्या बीजेपी की योजनाएं इस बार पहुंची है? मुख्यमंत्री धामी का भी किसी ने जिक्र किया था, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता है इस बार, मोदी की मैजिक है और मुख्यमंत्री जो धामी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, ये सब जो है इसका जो रिजल्ट है इस बार मतदान में दिखाई देगा?
अमित से हमारा कॉन्टैक्ट किसी प्रकार टूट गया है। जी, अमित मेहरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास में आऊंगे। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज 21 राज्यों में पहले चरण में चुनाव होने हैं, 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है और भारत का चुनाव जो है पूरे विश्व में जाना जाता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। और आज जो है 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी मैजिक काम आएगा या फिर राहुल गांधी जो अपनी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, कांग्रेस तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रही है, ये सब का जो भी है असर देखने को मिलेगा वोटिंग पे इस बार? लौटेंगे अमित जी हमारे साथ। किसी प्रकार से उनका कनेक्शन हमारे साथ नहीं बन पा रहा है। आपको मैं बता दूं कि आज पहले चरण का मतदान जो है शुरू हो चुका है और 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट देने। तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है, इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा भी तमाम तैयारियां की गई हैं। 21 राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 7 बजे से चुनाव शुरू हो गए हैं। कई ऐसे नक्सल क्षेत्र भी हैं जो कि आज के पहले चरण में शामिल होते हैं जहां पर चुनाव होने हैं। चुनाव मैदान में आपको बता दें पहले चरण में 1625 प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हैं और वोटिंग के चलते सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, तमाम पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही आपको बता दूं कि मैं 21 राज्यों में से राजस्थान में भी आज चुनाव होने हैं। राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव होंगे। चलिए, अमित मेहरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फिर से जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है अमित जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अमित जी, देखिए अगर बात की जाए, आज चुनाव जो है शुरू हो गए हैं। पहले चरण में मतदाता जो पहुंच रहे हैं वोट देने, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी का जो मोदी फैक्टर है इस बार काम आते दिखाई दे रहा है या फिर राहुल गांधी जो तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी पर और जो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी की निकली थी, तो इसका कितना असर आज जो दिख सकता है वोटर्स के वोटिंग पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज सबसे ज्यादा सीटों पे आज चुनाव है। पूरे 7 चरणों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट पहले चरण की 2 सीटें और 8 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, एक पूर्व राज्यपाल, एक पूर्व मुख्यमंत्री। तो जो चरण है वो यही है। अब बात यही कि जोर किसका है क्या है, तो ये लगता है कि जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद, पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कोई खास मुद्दा है नहीं। क्योंकि 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये था कि मोदी आएंगे तो क्या होगा, तो बड़ा उत्सुकता वाला चुनाव था। 2019 में पुलवामा जो कांड हुआ था उसके बाद से जो माहौल बना था तो वो मुद्दा हावी था। लेकिन इस बार मुद्दा विहीन सा चुनाव है। ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है। तो क्योंकि बीजेपी का तो यही घोषणा पत्र, अमित जी, जब दोनों के घोषणा पत्र सामने आए थे, कांग्रेस ने तो तमाम बातें कही थी कि बीजेपी जो है तमाम जो चीजें कर रही है वो तानाशाही की सरकार लाना चाह रही है। वहीं बीजेपी जो है राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बार उसको काफी उजागर करते नजर आ रही है। तो राम मुद्दा थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया क्योंकि टाइम से पहले हो गया, जनवरी में वो हो गया था, तो उसका असर इसके पीछे कोई रणनीति रही टाइम से पहले जनवरी में करने की बीजेपी की? वो तो यही जाने। हालांकि बीजेपी कभी ये नहीं कहती सीधे कि हमने बनाया क्योंकि कोर्ट के आदेश से बनाए, ठीक है ना। श्रेय लेना तो चाह रही है बीजेपी, लेकिन टेक्निकल दिक्कत ये है। दूसरी बात ये है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश में है। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम की राजनीति करे। बीजेपी के साथ दिक्कत ये भी है क्योंकि आप चुनाव का जो आप है चुनाव प्रचार में किसी धर्म विशेष
को लेके आप वोट नहीं मांग सकते। तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत है बीजेपी के साथ। सीधे ये नहीं कह पा रही है कि हमने राम मंदिर को बनाया, राम मंदिर के नाम पे हमें वोट दीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखावा जरूर करते कि देखो ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कोई खास लड़ाई नहीं लड़ रही है। जनता थोड़ा सा ये है कि उसको रोजगार का डिमांड कर रही है, सत्ता पक्ष से महंगाई है उससे सवाल करती है। तो अब लगता है कि सत्ता पक्ष वर्सेस जनता का मुकाबला है ये, ना कि पक्ष वर्सेस विपक्ष का। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर बीजेपी फिर से आती है तो तानाशाह देश में लेकर आएगी, उसके लिए वो घेर रही है। और खास करके कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने अपने न्याय पत्र जो है उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था। बेरोजगारी उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और किसान को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरा है इस बार। तो क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? बीजेपी के वोट के जो भी हैं कम हो सकते हैं इस बार, क्योंकि 400 पार एनडीए अलायंस जो है वो दावा तो कर रही है। क्या लगता है इस बार एनडीए 400 पार भी पहुंचेगी? तो वहीं अगर विपक्षी बात करें तो कह रहे हैं कि 200 के आसपास ही रह जाएगी, 200 तक भी जो है बीजेपी और एनडीए अलायंस नहीं पहुंचेगी। 400 पार वाला मामला तो जो है वो मनोवैज्ञानिक एक फिगर है। उसमें लगता नहीं कि 400 पार होना, 400 पार होने में एक बहुत बड़ी आंधी की जरूरत होती है, क्योंकि 2014 वाला चुनाव आपने देखा होगा, 2019 वाला चुनाव देखा होगा, तो लहर काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद 400 का आंकड़ा टच नहीं कर पाए थे। एक मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा गेम खेल रही है बीजेपी, ताकि लोगों को ये लगे कि हम आ ही रहे हैं तो हमें वोट दो। रही बात वही कांग्रेस की, तो कांग्रेस कोई मुकाबला दिखाई नहीं दे रही है खुद जनता। लेकिन ये है, आप ये कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बीजेपी के आड़े आ रहा है। ठीक है, तो बीजेपी के आड़े एंटी इनकम्बेंसी आ सकता है, पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की अगर बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में एक साथ एकजुट आकर इस बार जो है मैदान में उतरी है, तो इसका खामियाजा क्या एनडीए या फिर बीजेपी को देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, बीजेपी एक टीम वर्क की तरह लड़ाई लड़ रही है, ठीक है ना। कोई ज्यादा वो है नहीं पार्टी के अंदर सब, और एनडीए इकट्ठा लड़ रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस जो आपने कहा वो कहीं पे है कहीं पे नहीं है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखिए, तो दिल्ली में और हरियाणा में, गोवा में और गुजरात में तो इकट्ठे लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाद अगर सबसे ज्यादा मजबूत है अगर आम आदमी पार्टी तो पंजाब में है। लेकिन पंजाब में वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो ये थोड़ा सा लोगों को ये अखरता है ये चीजें, भाई अगर अलायंस है तो पूरे देश में क्यों नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जरूर आएंगी कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें अमित जी, उत्तर प्रदेश जो है सीटों के मामलों में काफी अहम है, क्योंकि 80 की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश से ही अकेले आती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किसका रुख देखने को मिलेगा? राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार वोट में? यूपी में तो हो सकता है, हो सकता है राम मंदिर का हो। और यूपी में भी खासकर जो आज वोटिंग हो रही है, तो वहाँ एक सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो रालोद रहता था, आरएलडी जिसको बोलते हैं, जयंत चौधरी की पार्टी। तो जयंत चौधरी क्योंकि पिछले 2 चुनाव इसके खिलाफ लड़े बीजेपी के, लेकिन अब की बार वो साथ है, तो वो एक फैक्टर तो है, वो बीजेपी के फेवर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाकी राज्यों की, मोदी फैक्टर वहां पर काम आएगा या फिर जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उन पर इस बार जनता जो है वोट डालते नजर आएगी? क्योंकि अगर बात करें चुनाव में बीजेपी ने मोदी नाम का प्रचार बहुत किया है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी, संकल्प पत्र में भी हर जगह मोदी जो है काफी इस्तेमाल किया है। तो लोगों के बीच जो है मोदी मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है बीजेपी ने, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? अनन्या इंग्लिश में प्रोवर्ब है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो देखना है कि बहुत ज्यादा मोदी का जो नाम लेना है वो
इनके पक्ष में जाएगा, इनके खिलाफ जाएगा, ये देखने का विषय रहेगा। ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब जाके पता चलेगा कि कितना वो, क्योंकि पिछले 2 चुनाव मोदी फैक्टर के सहारे इन्होंने जीते हैं। तो कहीं ये जनता ये समझ ना ले कि मोदी को अगर बाहर कर दिया जाए एक समय के लिए बीजेपी के, तो क्या बीजेपी के पास वो चीज है, तो ये समझना, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी तमाम बातें कह रही है कि हम अगर तीसरी बार जीतते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, ऐसा बहुत बार कहा गया है बीजेपी के द्वारा प्रचार जब कर रहे थे। ये कौन से बड़े बदलाव की जो है बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो है खुलासा खुलकर नहीं किया गया है। मैंने जो कही बात वो कहीं ना कहीं वहीं जाके अटकती है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे, एससी है, एसटी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्ष ये मैसेज देने में कामयाब हुआ है अब की बार, पहली बार। ये जो बड़ा बदलाव है ये संविधान में संशोधन करने का है इनका, क्योंकि 400 पार का जो नारा ये दे रहे हैं, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, 2/3 मेजोरिटी जिसको कहते हैं, वो लेने का है इनका। और कांग्रेस ये कह रही है हर जगह कि ये आरक्षण को खत्म करेंगे। हालांकि बीच बीच में ये मुद्दा उठा है आरक्षण का, तो वो कभी वोट ना छिटकते, ये बहुत बड़ा मुद्दा। पिछले आप 15 दिन के कैंपेन पे नजर डालोगे तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगभग ये कहा कि आरक्षण पे कोई आस नहीं आएगी, तो ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। ठीक है अमित जी, तमाम जानकारी आपने हमें दी है। आपके पास मैं लौटूंगी फिर से। हमारे साथ अभिनव नायक देहरादून से जुड़ गए हैं, और अभिनव आपके पास आऊंगी। क्या कुछ नजारा देहरादून से देखने को मिल रहा है? वहां पर मतदान पहुंच रहे हैं, 7 बजे से वहां पर वोटिंग भी शुरू हो गई है, तो आप क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? अगर आपको कोई मतदान मिल रहा है तो उससे बात करिए, तमाम जानकारी लीजिए। हमें सुन पा रहे हैं अभिनव? जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जो है सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुका है। लोगों के बीच भी जो है खासा उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। 5 सीटों पर जो है जिस तरह से जो तैयारियां चल रही थी वह कहीं न कहीं पूरी होती दिख रही है। अगर बात करें देहरादून जिले की, तो देहरादून जिले में जो है सबसे पहले यहाँ की जो जिलाधिकारी है सोनिका, उन्होंने जो है अपना सुबह ही मतदान अपने GRD कॉलेज में जो है कर दिया था। और देहरादून में अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो लगभग 1880 पोलिंग स्टेशन देहरादून के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो यूथ जो उत्तराखंड के अंदर इस समय है 2024 की अगर हम बात करें तो वह लगभग 1,48,000 के आसपास यूथ इस बार अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। जी, इस बार अगर बात करें उत्तराखंड में तो किसकी लहर दिखाई दे रही है? किन मुद्दों पर जो है जनता इस बार वोट डालेगी, या फिर बीजेपी जो बात कर रही है 400 पार के बाद और 5 सीटों पर जीतने का दावा उत्तराखंड पर कर रही है, वो तो क्या लगता है इस बार बीजेपी के एनडीए के अलायंस में, या फिर बीजेपी अकेले दम पर उत्तराखंड में इस बार है, तो उनके खेमे में वोट जाते दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर जो है इस समय वोटर्स लगभग 83,37,000 वोटर्स जो हैं। और बात अगर बीजेपी और कांग्रेस की करें तो बीजेपी ने जिस तरह से जो है पूरी ताकत इस समय जो है चुनाव में झोंकी थी, उनके स्टार प्रचारक जो है एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं जो है उत्तराखंड के अंदर करी थी, उससे साफ तौर पर लगता है कि जो पलड़ा है इस समय बीजेपी का ही भारी है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टार प्रचारक इस उत्तराखंड में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट ही चुनावी जनसभा कर पाए हैं। ऐसे में जो है उत्तराखंड के अंदर जो युवा है और जो यहाँ के जो बुजुर्ग मतदाता है उनका रुझान अगर बात करें तो वह भी बीजेपी के पक्ष में ही होता दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें बीजेपी की जो मुद्दों की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से पिछले दिनों उत्तराखंड के अंदर जो है सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, इसके अलावा जो है यूसीसी को यहाँ पर पास किया है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर जो है अलग जगी है इन मुद्दों को लेकर। साथ ही अगर बात करें एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वह है रोजगार, और रोजगार को लेकर भी जो है लगातार सरकार की तरफ से भी जो है प्रयास चल रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के अंदर जो है इस समय लोगों में भी काफी उत्साह जो है मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। जी, अभिनव, अगर बात करें राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी की तरफ से, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं, तो क्या लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है कितना प्रभावित कर सकता है इस बार मतदान में? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वह लोगों के सिर चढ़कर बोला है, क्योंकि राम में जब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हुए थे, जब वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो लोगों में एक अलग जगी थी राम
की भक्ति को लेकर, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इस चुनाव में पड़ने जा रहा है, क्योंकि राम जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है। और जिस तरह से लोगों में एक उत्साह जो अयोध्या में पिछले दिनों देखने को मिला था, उसका कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। जी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर कितनी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है प्रचार में जुटी हुई है। जैसा आपने बताया, प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी दौरा किया। तो कांग्रेस क्या लगता है यहाँ पर वोट साध पाएगी, या फिर लगता है कि पूरी सीटें इस बार बीजेपी के खेमे में जा रही है? देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले उतना भारी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा एवं सचिन पायलट, 2 ही स्टार प्रचारक उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने आए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में है। जिस तरह से ये प्रचार करने पहुंचे हैं अभिनव, प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट की कितनी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता उत्तराखंड में है? देखिए, लोगों के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी है, लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी के जो चुनावी स्टार प्रचारक उत्तराखंड में आए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों उत्तराखंड में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में अपनी चुनावी जनसभाएं करके गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो चुनावी माहौल है और जो चुनाव के लेकर जो पक्ष में जो मतदान होने वाला है, वो बीजेपी के ही पक्ष में होने वाला है। जी। जनता के कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसके आधार पर वोट डाले जाएंगे इस बार? जो इस समय मुद्दे उत्तराखंड में रहने वाले हैं वो है पलायन, एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड के अंदर। साथ ही साथ जो बेरोजगारी है, यह मुद्दा भी जो है जनता के बीच काफी उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा एक भू कानून का मुद्दा जो है काफी लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है उत्तराखंड की जनता आज जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है, और वह आज जो है अपने इससे फाइनल भी हो जाएगा कि किसके प्रति जो है बीजेपी और कांग्रेस के प्रति जो यहाँ की जनता है वह कितनी सजग है। का बात कर रहे हैं, भू कानून के बारे में अभी हाल फिलहाल में ही मुख्यमंत्री जो है उन्होंने चर्चा भी की थी, उन्होंने बात भी की थी कि भू कानून जो है लागू किया जाएगा। और अगर बात की जाए यूसीसी की, जो कि लागू हो गया, उत्तराखंड पहला राज्य बना है, तो इन सब चीजों का प्रभाव किस तरह से जनता पर पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो अपने पूरे दमखम के साथ जो है चुनाव जीतने में लगी हुई है। उत्तराखंड में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, और बात करें तो काफी समय से। और यूसीसी का जो मुद्दा है, ये कितना अहम मुद्दा माना जा रहा है? भू कानून की आपने बात की, ये कितना अहम मुद्दा जो माना जा रहा है, और इन सब मुद्दों को इस बार बीजेपी ने बखूबी जो है घेरा है चुनाव से पहले। जी बिल्कुल, अगर बात करें भू कानून को लेकर, जो है हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड भी जल्द ही जो है भू कानून बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। सीएम धामी भी इस पर जो है लगातार बैठ के कर रहे हैं, और जल्द ही भू कानून भी जो है उत्तराखंड के अंदर लागू हो सकता है, ऐसा मानना है। और अगर बात करें यूसीसी को, तो यूसीसी पर जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है मंथन चला था। इसको लेकर विशेष कमेटियां भी जो है निर्धारित की गई थी, फिर इसको जो है कमेटी के माध्यम से जो है दिल्ली राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तब जाकर यह उत्तराखंड में लागू हुआ। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो यूसीसी मॉडल है, इस यूसीसी मॉडल को लेकर जो है अनेक जो भारत के राज्य हैं वह यूसीसी मॉडल अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि यूसीसी मॉडल जो है जल्द ही वह भी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। जी। 5 सीटों में से अगर बात की जाए अभिनव, तो तमाम हॉट सीट भी हैं, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, तो आप इन सीटों पर क्या लगता है कि कौन इस बार बाजी मार रहा है? देखिए, हरिद्वार और नैनीताल सीट की अगर बात करें तो यह हॉट सीट मानी जाती है, और हरिद्वार में इस समय जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी कि वहां पर जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है, तो वहां पर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का पलड़ा भारी है। और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उनके सुपुत्र वीरेंद्र सिंह रावत भी कांग्रेस पार्टी से वहां पर मैदान में है, लेकिन उनका जो है इतना पक्ष मजबूत नजर नहीं आता है जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जो है यहाँ पर स्टार प्रचारकों ने जो है चुनावी जनसभाएं की है। उसको लेकर लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है हरिद्वार सीट से इस बार विजयी होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर नैनीताल सीट की बात करें तो नैनीताल सीट पर भी जो है इस बार प्रकाश जोशी जी जो है वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, और अजय भट्ट, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी जो है वो मैदान में है।
अगर बात करें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, तो वो पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं और उन्हीं का पलड़ा जो है नैनीताल सीट से भी भारी नजर आ रहा है। जी ठीक है, इस बार लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा उत्तराखंड में भारी नजर आ रहा है। चलिए अभिनव, आपके पास पहुंचूंगी, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद।